क्लास 11 में जितने भी बच्चे हैं जिनका फाइनल टर्म का फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए वीडियो रहेगी। इस वीडियो में हम जो आपका डीओए की तरफ से सैम्पल पेपर रिलीज किया गया था फाइनल टर्म के लिए, आज हम इसका सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। और इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, जितनी भी आपकी वीडियोस आएंगी वो 5 पार्ट्स में आएंगी। पहला आपका सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई, और इन सभी वीडियोस का जो प्लेलिस्ट का लिंक है आप सभी को मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहां पर से आप विजिट करके हर एक वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। और जितने भी आपके उनमें मैंने क्वेश्चंस कराए हैं सारे के सारे आपके सैम्पल पेपर के हैं, तो एक बार आपको उन क्वेश्चंस को अपने आप से ट्राई करना चाहिए। और अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो एक बार मेरा सॉल्यूशन जरूर से देखना, और उसके बाद ऐसे ही आपको एक दो सैम्पल पेपर और सॉल्व करना है ताकि आपको आइडिया मिल सके कि आपका जो पेपर आता है वो किस पैटर्न का आता है और किस टाइप के उनमें क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो वैसे ही क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है अपने आप से भी। ठीक है, और आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं और उनके सॉल्यूशन करने हैं अपने आप से। ठीक है, क्योंकि जो मैक्सिमम जो प्रायोरिटी होती है उन्हीं क्वेश्चंस के आने की होती है आपके पेपर में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी के। हम सेक्शन ए ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे जिसमें सारे सारे क्वेश्चन कैसे थे, 1 मार्क्स के थे। और अब हम सेक्शन बी डिस्कस करेंगे जो 2 मार्क्स के, इनमें सारे सारे क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी के, और यहाँ पर सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 तक हम सेक्शन ए में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर ए पार्ट है इसका, वाई डू स्मॉल बबल्स हैव एक्सिस प्रेशर। इसमें आपको बोला गया है जो स्मॉल बबल्स होते हैं उनके पास एक्सिस प्रेशर क्यों होता है। ठीक है, तो यहाँ पर द सरफेस ऑफ द लिक्विड्स हैव अ सरफेस टेंशन। जो सरफेस होती है लिक्विड्स की उनमें क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है, विच काउजेस अ स्ट्रेच ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। जिसकी वजह से क्या होता है, एक स्ट्रेच आता है उनके सरफेस में लिक्विड के। ठीक है, बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड सरफेस द ड्रॉप्स एंड बबल्स हैव एक्सिस प्रेशर एज कंपेयर टू आउटसाइड। ठीक है, तो यहां पर से हमें क्या पता लगा कि जो आपके ड्रॉप्स और बबल्स होते हैं उनके पास एक्सिस प्रेशर होता है एज कंपेयर टू आउटसाइड, यानी कि इनसाइड जो है उनके पास एक्सिस प्रेशर होता है एज कंपेयर टू आउटसाइड। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया, इसी में बी पार्ट था आपका, जिसमें आपको बोला गया था कि ना आपके पास एक इस प्रकार से ना एक आर्क है और यहाँ पर ना इसके अंदर जो है वाटर है। ठीक है, एक तरफ से एक एंड से इसमें जो है हम हीट कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको बोला गया द वाटर विल बिगिन टू सर्कुलेट अलोंग द ट्यूब इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आपको बोला गया कि यहाँ पर जब हम इसको हीट करेंगे इस वाले आर्क को, और इसके अंदर जो है वाटर फील्ड है, मैं आपको बताया था इसके अंदर क्या फील्ड है, वाटर फील्ड है। तो यहाँ पर आपको बोला गया जब हम इसको यहाँ पर से हीट करेंगे तो यहाँ पर से जो आपका यहाँ पर वाटर सर्कुलेट करेगा इस वाले आर्क में वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा। आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है, और जो भी आपका करेक्ट आंसर होगा ट्रू या फॉल्स उस पर आपको क्या देना है, रीजन देना है। ठीक है, तो मैं आपको इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ, उसके बाद हम इसके आंसर पर चलेंगे। यहाँ पर जो है ना जब आप इसको हीट करोगे, यहाँ पर मैंने इस आर्क में ना ये 2 पॉइंट्स यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए, ए और बी। ठीक है, अब हम जब यहाँ पर से इसको वाटर को हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ के जो पार्टिकल्स होंगे वो लाइटर हो जाएंगे, और एज कंपेयर टू अदर पार्टिकल्स ये दोनों यहाँ के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, यहाँ के पार्टिकल्स ऊपर जाना स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पर जब ऊपर स्टार्ट कर देंगे जाना तो यहाँ के पार्टिकल्स डिस्टर्ब होकर आगे एक दूसरे को धक्का मुक्की करके ये आगे आगे सर्कुलेट करेंगे। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, ये इन पार्टिकल्स की डायरेक्शन हो जाएगी इस प्रकार से, ऐसे। और ये जो डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन है, ये आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या मेंशन्ड है, ये है आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आपको बोल रखा है कि इसमें जो डायरेक्शन आएगी वो कौन सी आएगी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपकी ऐसी होती है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपकी ऐसी होती है। ठीक है, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी आ रही है, ये आ रही है आपकी क्लॉकवाइज। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा फॉल्स। और रीजन में लिखेंगे ऑन हीटिंग द लिक्विड एट ए साइड, ए साइड से जब आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा, विल बिकम लाइटर एंड विल राइज अप। जब यहाँ पर के वाटर मॉलिक्यूल्स जो भी हैं
जब इसको आप हीट करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लाइटर पार्टिकल्स हो जाएंगे और ये ऊपर की तरफ क्या करेंगे, बढ़ना स्टार्ट कर जाएंगे। ठीक है, दिस विल पुश द लिक्विड इन ट्यूब अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो आपके लिक्विड पार्टिकल्स है ये अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे। सो द लिक्विड इन द ट्यूब विल मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां पर से आपको ये भी पता लग गया होगा, मान लो अगर आपने किचन में अगर आपने कुछ भी बनाया होगा, मान लो आपने जो है मैगी तो बनाई होगी आपने अपने किचन में, तो वहां पर ना आप जब मैगी बना रहे होगे तो उसके जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जब आप उसको नीचे से हीट करते हो तो वाटर के मॉलिक्यूल्स कहाँ पे आ जाते हैं, वो ऊपर की साइड मूव करने लग जाते हैं। ऊपर से ऊपर की साइड क्यों मूव करने लग जाते हैं, क्योंकि वो लाइटर पार्टिकल्स हो जाते हैं, जिस वजह से वो ऊपर की तरफ एस्केप करने लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, जब आपने यहाँ के पार्टिकल्स को हीट किया तो ये भी क्या होने लगे, ये भी एक्साइटेड हो गए और ये ऊपर की तरफ क्या होने लगे, शिफ्ट होने लग गए। ठीक है, जिस वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स की जो यहाँ पर डायरेक्शन है वो कैसी हो गई, ये होगी आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल सा रहेगा। यहां पर आपको बोला गया सिप्रा वेंट फ्रॉम हर होम टू स्कूल 2.5 किलोमीटर अवे ऑन फाइंडिंग हर होम क्लोज्ड सी रिटर्न टू हर होम इमीडिएटली। व्हाट इज हर नेट डिस्प्लेसमेंट, ऑल्सो फाइंड टोटल डिस्टेंस। यहां पर आपको कहा गया कि एक आपके पास सिप्रा एक लड़की है जो अपने घर से स्कूल की तरफ जाती है और वो उन दोनों का जो डिस्टेंस है, ये आपका होम है और ये आपका क्या है, ये आपका स्कूल। ठीक है, अब यहां पर आपको बोला गया इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो है आपके पास 2.5 किलोमीटर का। अपने होम से स्कूल तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2.5 किलोमीटर का। ऑन फाइंडिंग हर होम क्लोज्ड सी रिटर्न टू हर होम। यहां पर आपको कहा गया कि जब वो स्कूल की तरफ गई, पहले अपने होम से कहां पे गई, स्कूल पे गई, और स्कूल में आके देखा कि स्कूल क्या है, स्कूल उसका क्लोज्ड है यानी कि बंद है। ठीक है, तो वो घर की तरफ दोबारा से आ गई अपने घर पे। ठीक है, सी रिटर्न टू हर होम इमीडिएटली, उसी वक्त अपने स्कूल से कहाँ आ गई, अपने घर की वक्त आ गई, अपने घर की तरफ आ गई। ठीक है, तो यहां पर आपको बोला गया व्हाट इज हर नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या होगी, तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता ही है, यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी आपके पास क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट आपका होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए। जो भी आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन है उन दोनों पॉइंट को प्लॉट कर लो और उसके बीच में जो स्ट्रेट लाइन बनती है वो वाला जो डिस्टेंस है वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो आपकी ये सिप्रा लड़की थी, ये यहाँ पर से स्कूल गई और स्कूल से घर आ गई। इसने जहां से स्टार्ट किया वहीं पर ये आकर रुक गई, तो यहाँ पर इसकी जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी यहाँ पर 0 मीटर। ठीक है, 0 मीटर क्यों होगी, क्योंकि इसने जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे आके तो ये आ गई, तो यहाँ पर से डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 0 मीटर। और डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस होता है आपका एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। तो इसने एक्चुअल पाथ कितना ट्रैवल किया, इसने एक्चुअल पाथ ट्रैवल किया 2.5 किलोमीटर इधर जाते वक्त जब वो घर से स्कूल की तरफ गई, और 2.5 किलोमीटर जब वो स्कूल से घर की ओर वापस लौटी। तो 2.5 किलोमीटर ये हो गया आपके पास कितना, 5 किलोमीटर। इन दोनों को ऐड कर देंगे, सिंपल्स ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर। तो ये आ गया आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो उम्मीद है इस वाले क्वेश्चन में तो किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया क्वेश्चन नंबर 19 में डिफाइन टर्म सेंट्रीपिटल फोर्स अलोंग विथ इट्स फॉर्मूला, गिव वन एग्जांपल। इसके साथ आपको एक एग्जांपल देना है। ठीक है, तो बहुत ही इसका जो एग्जांपल है वो आपने बचपन में बहुत किया होगा। इस वाले एग्जांपल को आपने क्या किया होगा कि आपने एक थ्रेड ले होगी यानी कि एक धागा लिया होगा, उसके एक एंड पर आपने एक पत्थर को बांध दिया होगा। इस वाले मान लीजिए ये आपके पास धागा है और एक एंड पर आपने जो है यहाँ पर एक पत्थर को बांध दिया और एक एंड को आपने अपने हाथ में पकड़ के इसको ऐसे करके घुमाया तो जरूर होगा। ठीक है, जब आप इसको घुमाते हो तो यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ पर आपकी ना एक यहाँ पर फोर्स एक्ट कर रही होती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पर इसके एग्जाम्पल में आप यही वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं,
कि जब हम एक थ्रेड को एक एंड से स्टोन से इसको हम बांधेंगे और दूसरे एंड को जब आप अपने हाथों से इसको सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कराएंगे तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर फोर्स एक्ट कर रहा होगा सेंटर की तरफ, वो आपका कौन सा फोर्स होगा, वो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो डेफिनेशन लिखते हैं, अ बॉडी undergoing uniform circular motion is acted upon by force which is directed by along the radius and towards the center, and this type of force is called सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पर मैं आपको डायग्राम बना देता हूं। यहां पर इस प्रकार से आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है और यहां पर जो आपकी फोर्स एक्ट कर रही होती है वो सेंटर की तरफ एक्ट कर रही होती है और जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसका फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो फॉर्मूला होता है, ये जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है ये होता है आपके पास mv²/r, ठीक है। और यहाँ पर कभी कभार इसमें जो है सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन भी पूछ लिया जाता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर FC की जगह पे आप MAC लिख सकते हैं और बराबर mv²/r। मास ऑफ बॉडी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक्सलेरेशन आ जाएगा आपके पास कितना, v²/r, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन है ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है, ये वेलोसिटी के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है और रेडियस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, इसका एक एग्जांपल याद होना चाहिए जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आप एक पत्थर को लें और किसी थ्रेड के एक एंड पर उसको बांध दें या प्लग कर दें। उसके बाद आप उसके दूसरे एंड को क्या करें, उसको घुमाएं और जब आप उसको घुमाओगे तो अपने आप ही वो सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करने लग जाएगा, ठीक है। और जिस एंड से आपने पकड़ा हुआ है वो किसका काम करेगा, वो काम करेगा सेंटर का, ठीक है। ये हो गया आपके पास सेंटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया, क्वेश्चन नंबर 20 है, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विथ अ वेलोसिटी u making an angle theta with the horizontal, drive expression for time of maximum height and time of flight, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो मतलब है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको कहा गया कि आपके पास ना एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है एंड यहाँ पर जब आपने एक ऑब्जेक्ट को किसी एंगल थीटा और इनिशियल वेलोसिटी u से जब आपने इसको फायर किया तो यहाँ पर से आपको क्या बताना है कि जब ये आपकी मैक्सिमम हाइट पर आ जाएगा तो यहाँ पर ना आपको मैक्सिमम हाइट पर इसका जो क्या बताना है, इसका टाइम बताना है, एक्सप्रेशन बताना है इसके टाइम का। जब ये मैक्सिमम हाइट पे आ जाएगा तो यहाँ पर आपको टाइम बताना है कि यहाँ पर टाइम क्या होगा एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम आपका क्या होगा। यहाँ पर जो है आपको टोटल टाइम बताना है, टोटल टाइम। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ना मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपने कंपोनेंट लेने तो बहुत ज़्यादा सीखे होंगे। यहाँ पर जो आपका u है इसका थीटा के साथ कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा, और वर्टिकल के साथ u sin थीटा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो ये है ना ये आपका रेंज होता है, ठीक है। ये जो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है ये आपका रेंज कहलाता है। सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर इसको आपको डेरिवेशन ही कह सकते हैं एक तरीके से आप। तो डेरिवेशन के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एस वाई यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका यू वाई टी प्लस हाफ
ए वाई टी स्क्वायर। अब यहाँ पर जो आपका वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वाई डायरेक्शन में आपका कोई सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वाई डायरेक्शन में तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, जीरो है। जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो हो गया जीरो। और जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में वो आपकी क्या है, यू साइन थीटा। अगर यहाँ पर यू एक्स की बात कर रहा होता तो हम यू कॉस थीटा लेते, पर यहाँ पर यू वाई की बात कर रहा है तो वाई डायरेक्शन में आपका कौन सा है, यू साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट है, यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ। और वाई डायरेक्शन में आपका क्या एक्ट करेगा, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी और टी स्क्वायर। इसको मैं इधर ले आता हूँ तो यहाँ पर से g/2 टी स्क्वायर बराबर यू साइन थीटा इंटू में टी। अब यहां पर से t से t कैंसिल कर देते हैं और यहां पर एक बार t को जीरो के बराबर लिख देते हैं, क्योंकि जिस भी टर्म को हम यहां पर काटते हैं उसको एक बार जीरो के बराबर जरूर से लिखते हैं, ठीक है। एक वैल्यू उसको जीरो कंफर्म होती है क्योंकि ये आपकी क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक में हमेशा दो वैल्यूज आती हैं। तो यहाँ पर से एक वैल्यू होगी आपकी जीरो और दूसरी वैल्यू अभी हम यहाँ पे निकाल लेंगे। टी की वैल्यू दूसरी क्या आ जाएगी, टू इधर जाएगा तो टू यू साइन थीटा और ये वाला जी नीचे आ गया बटे जी। ये जो है आपका टोटल टाइम आ गया कि यहाँ पर से ले जाके यहाँ तक का टोटल टाइम आ गया। ये कितना टोटल टाइम आ गया आपके पास, टू यू साइन थीटा बटे जी। अब यहाँ पर आपको मैक्सिमम हाइट तक का बताना था कि मैक्सिमम हाइट अचीव करने तक जो आपका टाइम होगा वो क्या होगा, इसका आधा, यानी कि टाइम ऑफ असेंडिंग। टाइम ऑफ असेंडिंग ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका हाफ, यू साइन थीटा बट्टे में जी। असेंडिंग का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर से जाते तक, यहाँ से जाने तक का, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट तक का जो टाइम होता है इसको हम कहते हैं टाइम ऑफ असेंडिंग। और यहाँ से जब हम नीचे नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर से इस वाले टाइम को कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंडिंग। टाइम ऑफ डिसेंडिंग, ठीक है। टाइम ऑफ डिसेंडिंग, टाइम ऑफ असेंडिंग। जब यहाँ से ऊपर जाएंगे तो टाइम ऑफ असेंडिंग और ये वैल्यू क्या आएगी, यू साइन थीटा बटे जी। और टाइम ऑफ डिसेंडिंग में यही आता है टाइम ऑफ डिसेंडिंग, ये भी आपके पास आता है कितना, यू साइन थीटा बट्टे में जी। और ये टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ डिसेंडिंग प्लस टाइम ऑफ असेंडिंग और दिस विल इक्वल टू टोटल टाइम टू यू साइन थीटा बटे जी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर 21 क्वेश्चन में आपको कहा गया, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट एन आइडियल गैस इज फाउंड टू बी ओबे एन एडिशनल लॉ। एक आपका एडिशनल लॉ है, वीपी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट द गैस इनिशियली एट टेम्परेचर कैपिटल टी एंड वॉल्यूम कैपिटल वी व्हेन इट एक्सपेंड्स टू अ वॉल्यूम टू वी व्हाट डज द न्यू टेम्परेचर। आपको न्यू टेम्परेचर बताना है जब जो आपका टेम्परेचर, जब जो आपका वॉल्यूम है वो कहाँ तक एक्सपेंड हो गया हो, टू टाइम्स ऑफ इनिशियल वी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो आपकी आइडियल गैस इक्वेशन है वो आपके पास क्या होती है, पीवी बराबर एनआरटी। अब यहां पर से ना जो आपका प्रेशर वाला टर्म है, एक बार मैं ना यहां पर से प्रेशर वाला टर्म की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो वी बराबर क्या आ जाएगा, एनआरटी बट्टे वी, एनआरटी बट्टे पी, पी को मैं नीचे ले आया। अब यहां पर से इसको ना मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, वीपी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट को मैं के लिख देता हूं। अब यहां पर से अगर मैं प्रेशर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इसको इधर ले जाता हूँ, प्रेशर बराबर एनआरटी बट्टे वी। मैं यहाँ पर प्रेशर को हटा क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे टी और वी वाला टर्म चाहिए, इस वजह से मैंने यहाँ पर प्रेशर वाला टर्म हटाया, ठीक है। तो यहाँ पर से प्रेशर की जगह पे मैंने एनआरटी बट्टे वी लिख दिया और इस पूरे का होल स्क्वायर बराबर के, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ये वी से वी कैंसिल हो जाएगा, एक वी बचेगा तो एन स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर बट्टे वी, एक यहाँ पर आएगा वी स्क्वायर से एक वी कट जाएगा बराबर के, तो टी स्क्वायर बट्टे वी, ये सारा का सारा कांस्टेंट में इधर भेज देते हैं के। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ वो आपको ध्यान में देना है कि यहाँ पर जो
मैं मान लेता हूँ जो जो हमें यहाँ पर गिवन डेटा है ना उसको मैं एक बार यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमें ध्यान में रहे कि ये सारा सारा हमें गिवन है। इनिशियल टेम्परेचर, हमें गिवन है कितना है, कैपिटल टी, और इनिशियल वॉल्यूम भी गिवन है, इनिशियल वॉल्यूम इज कैपिटल वी। इनिशियल वॉल्यूम कितना है, कैपिटल वी। अब यहां पर मैं मान लेता हूं फाइनल टेम्परेचर जो कि हमें निकालना है, इसको मान लिया मैंने टी फाइनल, और जो यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम है वो तो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कितना है 2V। अब बस आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर से इक्वेशन क्या आई थी, टी स्क्वायर बट्टे में V बराबर कांस्टेंट आया था, ठीक है। अब यहाँ पर से जो हमारा यहाँ पर टी इनिशियल का स्क्वायर बट्टे V इनिशियल का स्क्वायर बराबर टी फाइनल का स्क्वायर बट्टे में V फाइनल, ठीक है। तो यहाँ पर से ये जो आपका इनिशियल टेम्परेचर है ये है आपके पास कैपिटल टी का स्क्वायर, और इनिशियल वॉल्यूम कैपिटल वी। टी फाइनल हमें निकालना है, वी फाइनल 2V क्वेश्चन में दिया है। अब यहाँ पर से V से V गया, टी फाइनल का स्क्वायर ये किसके बराबर आ गया, 2 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर, और दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया तो √2 इंटू टी। तो यहां पर एक स्टेटमेंट भी लिखेंगे, द फाइनल टेम्परेचर becomes √2 times of initial temperature, ठीक है। तो यहां पर से ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा, और यहीं पर से जो आपके सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस हैं वो यहां पर समाप्त होते हैं, और अगली वीडियो में मिलते हैं। आप सभी को मैं सेक्शन सी का सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। तो अगली वीडियो का जो वीडियो का लिंक है वो आप सभी को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहां पर एक बार चेक कर लेना। और बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना, और एक बार मैं आपको टेलीग्राम चैनल के बारे में बता देता हूँ। टेलीग्राम चैनल पर आपको ना जो इस वाले पेपर की PDF है वहाँ पर मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पर से ना इस वाले पेपर को आप देख सकते हैं, और इसके साथ साथ जो आपके एडिशनल जो भी आपके सम पेपर मुझे मिलेंगे वो भी मैं आपको वहाँ पर शेयर कर दूंगा, ताकि आप उनकी अपने आप से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बाकी आपके जो भी डाउट होंगे आप वहाँ पर डिस्कस भी कर सकते हैं, वहाँ पर चैट की भी सुविधा है, तो वहाँ पर आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं कि आपके क्या क्या डाउट आ रहे हैं, ठीक है। तो रिप्लाई देने की मैं अपने आप से पूरी कोशिश करूँगा। बाकी टेलीग्राम चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलता है किसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।